अरे भाई, पिछले एपिसोड में तो पूरा हंगामा हो गया था। मिडनाइट सन के लोग आ गए थे अपने धमाके के साथ और अपने डियर आस्था को अपने अड्डे पे उठा ले गया। फिर क्या हमारा हीरो विज़ार्ड किंग एंट्री मारकर आस्था को बचा लेता है और उसी वक्त एक धमाकेदार रोशनी के साथ कोई बंदा आके खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं सब लोग बाहर से गायब हो चुका है और विज़ार्ड किंग कहता है, अरे ये लाइट मैजिक वाला तो मुझसे भी फास्ट निकला। क्यों करे, अब एक आदमी बचा हुआ है। तभी मार्क्स भागा भागा आके विज़ार्ड किंग को मेडिकल वार्ड में आने के लिए कहता है और हम बाहर देखते हैं कि कैप्टन बार्मेलियन और लियोपोल्ड की डॉक्टर चेक कर रही है। तभी एक मैजिक नाइट आके बोलता है, भाई बैरियर दोबारा सेट कर दिया है और अब कम्युनिकेशन भी वापस चालू हो गया है। हम उस लड़के को भी ढूंढ रहे हैं। मिलोमेस और नोले थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन क्लास कहती है, अरे इतना जल्दी नहीं मरेगा वो, वापस आएंगे तो मैं उसकी धुलाई करूंगी। फिर क्या विज़ार्ड किंग आस्था को लेके वापस आ जाता है, जिसे देख के मिलोमेस और नोले दोनों खुश हो जाती है। तभी क्लास आके आस्था से उसका हाल पूछ और रो पड़ता है। सब विज़ार्ड किंग को कैप्टन बार्मेलियन की हालत के बारे में बताता है और विज़ार्ड किंग बोलता है, ये सब मेरी गलती है। कैप्टन चार्लोटे कहती है, नहीं ये हम सबकी गलती है। तब पता चलता है कि कैप्टन बार्मेलियन का पेंडेंट भी गायब है और शायद उसी के लिए उस पर अटैक किया गया था। फिर विज़ार्ड किंग कहता है, हाँ हमें इतना ही पता चला है कि ये लोग किंगडम के खिलाफ है और उनका कोई स्टोन का चक्कर है। क्या बार्मेलियन का पेंडेंट भी उसी के लिए था? पर भाई अगर उन्हें सब स्टोन मिल गए तो क्या होगा? चार्लोटे कहती है, शायद बार्मेलियन उनके रास्ते में आ गया होगा, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। और विज़ार्ड किंग कहता है, पहली बार है जो मैं उन्हें किसी ग्रुप से रिलेट कर पा रहा हूँ। ये लोग पूरी शक्ति से अटैक कर रहे हैं। विज़ार्ड किंग सबको अपने अपने ड्यूटी पे लगाने के लिए बोलता है। कैप्टन सोचता है, बार्मेलियन मैं तुझे वादा करता हूँ कि जिसने भी तेरे साथ ये किया है उसकी अच्छी तरीके से बचाऊंगा। चार्लोटे कहते हैं, हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लियोपोल्ड भी चिपक के बोलता है, और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। आस्था खुश होकर सोचता है, वाह भाई हम दोनों बच गए हैं और मुझे खुशी है कि अब हम दोनों मिलकर और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लियोपोल्ड सोचता है, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन अपने भाई को भी पीछे छोड़ दूंगा और अपनी फैमिली का वो मार्ग भी पाऊंगा जो बस उन्हें दिया जाता है, जो किंग बनने की क्षमता रखता है। आस्था बोलता है, अच्छी बात है, मेरे राइवल को तो ऐसा ही होना चाहिए, पर यार तू है कौन? और फिर क्या सब लोग हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि विज़ार्ड किंग ने सबको बता दिया है कि ये सारे अटैक एंटी क्लोबर किंगडम के टेररिस्ट ने किया है। अब से सारे मैजिक नाइट उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये अटैक बस तभी जब कैपिटल के बैरियर को मेंटेन करने वाला जादूगर अचानक गायब हो गया, पर उनके साथ क्या हुआ ये अभी तक किसी को पता ही नहीं और विज़ार्ड किंग ने अब तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया। अब विज़ार्ड किंग सोच रहा होता है, जितने भी नफरत हो मुझे इस बात से, लेकिन ये सच है कि रॉयल कैपिटल में कोई गद्दार है। उसी वक्त इंट्रोगेशन रूम में विज़ार्ड किंग की टीम कुछ लोगों से इंट्रोगेशन कर रही होती है। मार्क्स कहता है, लगता है इन पे किसी मैजिक का असर है, इसलिए हम इनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रहे हैं। वो विच और एक आदमी बोल पड़ते हैं, हमारा मास्टर अंधेरे में रोशनी है और वो हमारा भगवान है, हम उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मार्क्स को लगता है कि इनसे कुछ नया पता नहीं चलेगा, तो विज़ार्ड किंग कहता है, चलो कैप्टन बार्मेलियन के होश में आने के इंतजार करते हैं, भाई कुछ नई इंफॉर्मेशन दे सकती है। वही दूसरी तरफ रेडिस आस्था को मारने की बात कर रहा होता है। तभी सैली कहती है, अरे तू आस्था को नहीं मार सकता, मैं उस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। रेडिस गुस्से में बोलता है, उसने मुझ पर अटैक किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे दूर ही रहो। सैली कहती है, पता नहीं अगले बार आस्था से कब मिलूंगी, लेकिन शुक्र है मेरे जेल के मैजिक की मदद से कुछ सैंपल्स लिया है, अब मैं उन्हें रिसर्च के लिए यूज करूंगी। तब उनका बॉस बोलता है, मुझे माफ करना, मैं उन दोनों को बचा नहीं पाया। मेल्टस उससे बोलता है, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग इतना लॉयल है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा। बस कहता है, मुझे उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं है, पर अगर वो जिंदा है तो मैं उन्हें बचा लूंगा। मैं सोचा था विज़ार्ड किंग के अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन उनका मैजिक तो टाइम को बहुत फास्ट कर देता है। विज़ार्ड किंग के मैजिक सच में कमाल का है, लेकिन हमें उससे हराना होगा ताकि हम अपने लिए एक नई दुनिया बना सके। और फिर हम देखते हैं कि जो लड़की आस्था नोएल ने बचाई थी वो उन्हें मुफिन्स लाके देती है और थैंक यू कह के बाहर से चली जाती है। चार्मी उनके मुफिन्स उठा के खा रही होती है। तब आस्था कहता है, अरे तू इतना अच्छा मूड में क्यों है? चार्मी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुझे क्या बात हो, आज मैं किससे मिली? तब नोले कहती है, वैसे तो अंदर कैसे आई? और फिर हम देखते हैं कि चार्मी अपने मैजिक से आस्था के कैप में छुप जाती है। नोएल सोचती है, अरे इसका मैजिक तो बहुत ही कमाल का है। तब आस्था यूनो और अपनी टीम को लोगों को बुलाता है और यूनो से बोलता है, अरे भाई तू एक सिंपल हाई नहीं बोल सकता। पर तभी यूनो अपने मैजिक से आस्था पर अटैक कर देता है और आस्था उस अटैक को बीच में से चिर के देखता है तो अंदर एक मैजिक लिखा होता है, हाय। आस्था हंसते हुए कहता है, तू क्या मुझे मारना चाहता है? आस्था चिल्ला के बोलता है, अगर लड़ना है तो सामने आ, ऐसे पीठ दिखाते भाग मत। तब क्लास अपने मन में सोचता है, अरे ये यूनो का मैजिक तो पहले से भी पावरफुल लग रहा है, ये कैसे हो गया? और इसी वक्त मिलोमेस भी अपने मन में सोचती है, मैं भी और स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अगली बार तेरे साथ मिलकर लड़ूंगी। और शर्मा जाती है। तब आस्था बोलता है, जिस दिन हम दोनों और स्ट्रॉन्ग बनेंगे उस दिन जरूर लड़ेंगे। यूनो सोचता है, चिंता मत कर मेरा भाई, तू चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो जा, मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के ही दिखाऊंगा। फिर वो दोनों ब्लैक बुल के बेस पर वापस आ जाते हैं। वहाँ मैग्ना और लक अपने नए मिशन के बारे में बात कर रही होते हैं और इसके लिए उन्हें एक स्टार भी मिलता है। तब आस्था बोलता है, अरे मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना है। रॉयल कैपिटल की मुश्किलों के बाद मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट का रैंक दिया गया है। मैग्ना आके पकड़ के बोलता है, भाई ये होता है क्या? तब कैप्टन
यामी थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बोलता है, अरे तू इतना सालों से मैजिक नाइट में है और तुझे ये बेसिक नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम लोग 5th क्लास जूनियर मैजिक नाइट रैंक पे हो और अब आस्था तुम्हारा सीनियर है और चार्मी तो 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट है, क्योंकि उसने उस दुश्मनों से एक को पकड़ लिया जो कैपिटल पे अटैक कर रहे थे। आस्था बोलता है, मुझे तो बस कैप्टन वर्मिलन की चिंता हो रही है। यामी हंसते हुए बोलता है, उसकी चिंता मत कर, वो जल्दी मरेगा नहीं। जब वो वापस आएंगे तो और भी पावरफुल होके आएंगे। आस्था खड़ा होता है और कहता है, तो चलो मैं भी ट्रेनिंग पे चलता हूँ। लेकिन यामी कहता है, अरे भाई अब रेस्ट कर ले। तब फिनरल आस्था को मिक्सर पे चलने के लिए बोलता है। यामी फिनरल को कम करने के लिए बोलता है, पर फिनरल उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। फिनरल सोचता है, मिक्सर पार्टी में 3 लड़कियां तो रेडी है और मुझे 2 और लोगों की लेकर जाना होगा। एक तो आस्था है, पर दूसरा कौन होगा? फिर फिनरल देखते हुए सोचता है, मैग्ना अपने मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है और ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। वो एक एक करके सबको एग्जामिन करते हैं, पर कोई सही चॉइस नहीं लगता। आखिर में उसके पास एक लक ही बचा होता है। लक बोले जाता है, ये मिक्सर है क्या, या कुछ फाइट बाइट करने का मौका मिलेगा क्या? आस्था एक्साइटेड होकर बोलता है, भाई मुझे भी ये मिक्सर का भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर हम देखते कि फिनरल उन दोनों को लेकर निकल पड़ता है और पीछे से चुपके नोले भी उनके पीछे कर रही होती है। नोले अपने मन में सोचती है, ये लोग मिक्सर पे क्यों जा रही है और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये किसको भी डेट करे। फिर सोचते है, अरे लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं चार्टी क्या हूँ, ये तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। फिनरल उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाता है जब वो उन 3 लड़कियों को फुल देते हैं और सोचता है, आज तो गर्लफ्रेंड बना के छोड़ूंगा। फिर आस्था और लक अपने इंट्रो देता है, लेकिन वो लड़कियां उन्हें देख के मन ही मन सोचती है, इनका स्टाइल कितना अजीब है। हमें बस ये पता है कि मैजिक नाइट आने वाला है और ये ब्लैक बुल से होंगे, ये नहीं पता था। अरे ये तो रैंक में भी लो है। फिनरल एक्वार्डली बोलता है, चलो अब आप लोग भी अपना इंट्रो दो। लड़कियां अपना नाम बताती है और फिनरल सोचता है, चलो थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखा रही है, लेकिन बात बात नहीं रही होती। फिर वो बोलता है, क्या आप लोग ये सुनना चाहती हो कि हम मैजिक नाइट क्या करते हैं? ये सुन के हेलेन और एरिका एक्साइटेड हो जाती है। फिनरल अपने स्पेशल मैजिक के बारे में बताता है, पर बेचारा थोड़ा बोर हो जाता है क्योंकि ज्यादा कुछ खास बताने लायक नहीं होता। फिर लक कहता है, अरे भाई तू अपने मिशन के बारे में बता। लक एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है, मैं तो अलग अलग तरीके से लोगों को मारा। ये सुनकर लड़के एक्वार्ड सी हो जाती है। फिर लक को चुप करवाते हैं और रास्ते से कहता है, तू अपने रॉयल कैपिटल वाले मिशन के बारे में बता। ये सुनकर लड़कियां फिर से एक्साइटेड हो जाती है और रास्ता अपने चोट दिखा के शुरू हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, ये दोनों तो इवेंट बर्बाद करने पे तुले है, मैं तो पागल था जो इन दोनों को यहाँ ले आया। फिर हम देखते कि नोले जो अब भी आस्था पे नजर रख रही होती है, वो एक आउटफिट पहन के एंट्री मार लेती है। उस पर शेप भी मिक्सर पे होता है और अपनी तारीफों के पीटर खोल के उन लड़कियों को बोर कर रहा होता है। लड़कियां सोचती है, अरे भाई बंदा कब चुप होगा। तब नोले अपने मैजिक से शेक पे अटैक कर देती है और लड़कियां खुश हो जाती है। हेलेन अपने मैजिक दिखाती है जिसे देख के लक काफी एक्साइटेड हो जाता है और तारीफ करता है। हेलेन अपने मन में सोचती है, अरे ये लक कितना इनोसेंट लग रहा है, इतने क्यूट स्माइल के साथ इतना डेंजरस कैसे हो सकता, ये क्या चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वो अपना मैजिक दिखाने के लिए कहती है और दोनों निकल पड़ते हैं बाहर। या फिनरल भी अपना चांस मारने की कोशिश में लग गया, पर एरिका के दिमाग में ये चल रहा है, भाई ये कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है और ऊपर से मेरे टाइप का तो बिल्कुल ही नहीं लगता। फिर भी इन सब में ये थोड़ा कम बेकार है, थोड़ा क्लासिक फील भी आता है, इसके स्पेशल मैजिक भी काम का लगता है। और फिर फिनरल और एरिका भी बाहर निकल जाता है। फिनरल के दिमाग में भी ख्याल चल रहा होता है, अभी तक तो सब ठंडा लग रहा था, पर आज की रात कभी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वहाँ आस्था बेचारा एक्वर्ड फील कर रहा होता है और सोच रहा होता है, ये क्या मुझ पे गुड़ती रहती है। और फिर आस्था उससे पूछता है, तेरा फेवरेट फूड क्या है? रेबिका कहती है, भाई इतना जबरदस्ती इंप्रेस करने का जरूरत नहीं है, एरिका मुझे यहाँ इसलिए ले आई ताकि मुझे कोई अच्छा लड़का मिल सके जो मेरे भाई बहनों की ख्याल रख सके, पर अभी भी मेरे दिमाग में उन पे ही लगा है। आस्था सोचता है, अच्छा तो फैमिली वाली सेंटी स्टोरी है। फिर वो अपने भाई बहनों के बारे में पूछता है और रेबिका बताती है कि उसके 3 छोटे भाई और 2 छोटी बहन है। आस्था भी सेंटी हो जाता है, अरे मेरे भी है, वैसे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर हम सब मिलके मस्त मस्ती करते, एक ही रूम में सोया करते थे। और जब मैं मैजिक नाइट बना तो अलग रूम मिल गई, लेकिन उनके बिना लगता है बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब दोनों अपने भाई बहनों की स्टोरीज शेयर करने लगता है और ये सीन देख के नोएल का तो गुस्सा ही चढ़ गया है। ऊपर से एक आदमी दारू चढ़ा के आ गया और आस्था को बोलता है, ओए तू तो मैजिक नाइट है, तुझे देख के लगता है मैं भी बन सकता हूँ और तेरे साथ तो एक खूबसूरत लड़की भी है, मुझसे तो जानना बनता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए रेबिका से बोलता है, तो इसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मैजिक नाइट है? रुको जरा, तुम्हें तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में बच्चों को देखभाल करते हुए देखा था, अब क्या सीन है भाई? अरे तेरा पति तो पहले ही तेरे साथ छोड़ दिया, अब लाइफ इजी करने के लिए तूने मैजिक नाइट की जरूरत है क्या? अगर वैसे ही बंदा चाहिए तो मुझे डेट नहीं क्यों करती? और फिर ये बदतमीज रेबिका को पकड़ने लगता है। तभी सीन में आस्था एंटर करता है और गुस्से में कहता है, हाथ हटा ले उसके ऊपर से, और बिना सोचे उस आदमी को उठा के सीधा सीट पर फेंक देता है। फिर आस्था और रेबिका वहाँ से भाग लेता है और नोएल भी पीछा करने लगती है। भागने के बाद रेबिका सांस संभालते हुए कहता है और उससे पूछते, क्या तुझे कोई पसंद है? आस्था कैजुअली बोलता है, हाँ एक लड़की पसंद है। रेबिका मुस्कुराते हुए बोलती है, वो तो पक्का बड़ी अमेजिंग होगी, मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों खुश रहो। आस्था सिर हिला कर कहता है, थैंक यू। और फिर रेबिका से अपने रेस्टोरेंट में आने और उसके भाई बहन से मिलने का इनवाइट कर देती है। या नोएल के दिमाग में कॉन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, अरे इसने तो कहा कि वो लड़की इसके सेम कोर्ट से है, क्या ये मेरे बारे में बोल रहा है? और शर्माने लगती
होती है तब आस्था भी अपने अलग ही सोच में खो जाता है। सिस्टर लिली एक दिन में विजार्ड किंग बन के आपके पास आऊंगा, तब तो शादी कर लेना। पर खुद ही समझ जाता है कि मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूंगा। फिर आस्था अपने कॉन्फेशन में पूछता है वैसे ये मिक्सअप था किस चीज के लिए। ये सुनकर रेबिका और नोएल दोनों शॉक में आ जाता है और बाहर लाकर फिनल भी रिजेक्ट होकर कॉर्नर में बैठा है और बस सोच रहा है आज तो लग गई। और अब देखो कुछ गुंडे विलेज पे अटैक मारता है, पर हमारा भाई गोश उनको ऐसे पीटता है जैसे सब्जी कट रहा हो। और अब वो लोग बेचारा माफी मांग रहे हैं। गोश उनसे बोलता है आज तो तुम्हारी नसीब अच्छा है, नहीं तो तुम सब खत्म हो जाते। आज मेरी बहन की बर्थडे है तो चल पहले अच्छे से उसका बर्थडे माना, फिर तुम्हारा वक्त का इंतजार करेंगे। फिर हम देखते हैं अस्तर अपने सैलरी का हिस्सा चर्च में भेजते हैं और लेटर में लिखा होता है कि अब वो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गया है। ये सुन के सबके चेहरे पे खुशी की लहर आ जाती है और अस्तर अपने लेटर में लिखता है वो भी थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गया है। सब लोग उसका प्रमोशन पे चौंक जाता है और उससे कांग्रेचुलेट करता है। तब वो लोग बोलते हैं प्रमोशन की खुशी में ज्यादा मत उड़ने लगना, अभी भी हम तुमसे एक्सपीरियंस और रैंक में आगे है। क्लास जो है वो इन्हें के प्रमोशन पे उससे कुछ पैसे गिफ्ट करता है। फिलिप से फिर ताना मारते हुए बोलती है क्लास भले दिखाता नहीं पर वो भी तेरी प्रमोशन से बहुत ही खुश है। कैप्टन यामी पेमेंट मिलने की खुशी में सबको एक दिन की छुट्टी दे देता है। अब सब अपने अपने प्लान्स डिस्कस कर रही होते हैं। चर्मी अपने लिए खाना बना रही होती है और आस्था बोलता है ये तो मेरा चर्च वाला खाने जैसा है। चर्मी बड़ी शहन से कहती है ये तो मैंने अपने मील सेविंग हीरो की याद में बनाया है। सबको वो खाना बड़ा पसंद आता है। फिर गॉस अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने निकलता है। नोएल सोचते इस छुट्टी में क्या करूं और देखने लगते कि आस्था और मैग्ना के साथ कुछ करने की प्लानिंग में है। उसके मन में कॉन्फ्यूजन है कि ये लोग किस स्पेशल जगह की बात कर रही है जहाँ पे मिक्सर के समय गए थे। गॉस सोचते हैं मैजिक नाइट की जॉब मुश्किल है पर बहन के लिए सब कुछ चलेगा। उसकी प्यारी बहन के लिए तो ये सारी मुश्किल भी मान जाएगी। फिर वो अपने बहन के लिए एक पूरी की पूरी दुकान खरीद लेता है। आस्था उसके सामने छोटे लगता है। उसी वक्त आस्था मैग्ना को बताता है कि वो रेबेका और उसके सिबलिंग से मिलने जा रहा है। गॉश कहता है बहन के लिए सारे पैसा उड़ा दिया पर अफसोस नहीं है मेरी प्यारी बहन, मैं आ रहा हूँ। तब गॉश देखने लगता है कि आस्था उसकी बहन के साथ मस्ती कर रहा है और वो चुपके से आके आस्था को लात मार के बोलता है अरे ओए तेरे में इतना हिम्मत कैसे आई, मेरे बहन के करीब मत आना समझा। अगली बार अगर तुमने ये गलती की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साल भर में एक ही दिन मिलता है अपने बहन के साथ टाइम स्पेंड करने का और वो आज है वो दिन जब उससे पूजा की तरह ट्रीट करता हूँ। पर तुम यहाँ पहले से क्यों आ रही हो। आस्था कहता है अरे मुझे कैसे पता होता ये तुम्हारी बहन है। गॉस बोलता है याद कर मैं तुम्हें इसकी फोटो भी दिखाई थी ना। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं, वैसे भी मैं तो सिर्फ रेबिका और उसकी सिबलिंग से मिलने आया हूँ। पर हाँ मेरी सच में काफी क्यूट है। ये सुनते ही गोस फिर से उसे मारने लगता है। तभी मेरी आके बीच में बच जाती है और कहती है प्लीज इसको मत मारो, एक दिन मैं तो इससे शादी करूंगी। ये सुनकर गोश और नोले दोनों शॉक हो जाता है और गोश और भी ज्यादा गुस्से में आके आस्था को मारने की कोशिश करने लगता है। तब सिस्टर टेरेसा आती है और मैरी को ले जाने लगते हैं। गोश बोलता है सुनो बुढ़िया मैंने मैरी के साथ डेट पे जाऊंगी, पर सिस्टर टेरेसा उसके बैंड बाजा देती है। मैं कभी अपनी मैरी को तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं छोड़ूंगी और दोनों में झगड़ होने लगता है। फिर वो मैरी को ले जाके गोश को वही छोड़ देती है। बेचारा बेहोश पड़ जाता है। इसी बीच रेबिका आस्था को अपने घर रात को रुकने का ऑफर देती है जो सुनते ही नोले शॉक में आ जाती है। आस्था रेबिका के हाथ का बना खाना खा के बड़ी खुशी से मुस्कुराता है। उसके सिबलिंग उसका मजाक उड़ाने लगता है जो देख के नोले की जेलसी होने लगती है। फिर नोले रात को उसके पीछे लग जाती है नजर रखने के लिए। तब स्नो गिरने लगती है और बेचारा माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में गोश का अटैक मोड चालू हो जाता है और वो आस्था पे वार करने लगता है। पहले अटैक लगते ही आस्था झटके में आ जाता है। गोश कहता है तुझे अपने बहन से शादी करने नहीं दूंगा तो अब तुम मारने के लिए तैयार हो जा। फिर वो लगातार आस्था पे हमला करने लगता है। आस्था अपनी तलवार से उसके बार रोकता है पर गोश अपने डुप्लीकेट बना के उस पर और ज्यादा हमला करने लगता है। आस्था गिर के सुनो देखने लगता है और सोचता है बाहर सुनो क्यों हो रही है, ये तो सर्दी का सीजन भी नहीं है। अब गोश और ज्यादा अटैक मोड में है। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि उनके बच्चे मिसिंग है और सब बच्चे किसी जादूगर के वश में माउंट की तरफ चल पड़ रहे हैं। रेबिका चिंता में पूछती है लुका और मार्को कहाँ चले गए इसी वक्त, पर गोश के ध्यान आस्था पे है और वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। नोले गुस्से से बोलते है ये चल क्या रहा है या। तब रेबिका आस्था से कहती है ये नोले कौन है। आस्था उन दोनों का एक और इंट्रो करवाता है। नोले बोलती है मैं कभी बच्चों को माउंटेन की तरफ जाते देखा है, क्या यह कोई फेस्टिवल हो रहा है। सिस्टर तेरेसा सबको बताती है ये मैजिकल स्नो है और ये उन बच्चों को इफेक्ट कर रही है जिनके मैजिक अब तक मैच्योर नहीं हुआ है। हमारे चर्च के भी कुछ बच्चे इस स्नो की वजह से गायब हो गया है। गोश घबरा कर मैरी के बारे में पूछता है और सिस्टर तेरेसा हमें सार हिलाती है। गोश उससे गुस्से में पकड़ लेता है। सिस्टर तेरेसा कहते हैं इससे तुम अपने बहन को वापस नहीं पाओगे। गोश बोलता है मुझे पता है पर इससे मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा। जैसे वो उस पर मौका मारने लगता है आस्था बीच में आ जाता है और गोश को नीचे गिरा के कहता है हम लोग मैजिक नाइट है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। गोश कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें शांति से मारूंगा। आस्था कहता है सबको पहले हमें कुछ क्लूज ढूंढना चाहिए। गोश कहता है मैं मैरी को एक मैजिकल मिरर दिया था, अगर वो उसके पास है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। सिस्टर तेरेसा भी उनके साथ चलने को
तैयार हो जाती है। रेबिका अपने सिबलिंग के लिए परेशान हो रही होती है। तब आस्था उसका सर पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर वापस ले आऊंगा। फिर सब चलने लगता है और नोले को विलेज का ध्यान रखने के लिए कहता है। इस बीच नए खुश होकर बोलता है, देखो मैं कितना फ्रेंड्स बना लिया है, अब हमें सिर्फ अच्छे से साथ रहना चाहिए। तभी मैरी को होश आता है और वो सोचते है, मैं कहाँ हूँ और ये लड़का कौन है, क्या ये सब लोग किसी मैजिक के अंदर है। वो महसूस करती है कि अपने भाई के मैजिक की वजह से वो होश में आ गई है। तब वो मैजिक यूजर उसे देखता है और कहता है, अगर तुम मेरे कंट्रोल में नहीं रहोगे तो हम दोस्त नहीं बन पाएंगे, इसलिए मुझे तुम पर दोबारा से मैजिक करना पड़ेगा। मैरी से कहते हैं, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम कभी भी सच्ची दोस्त नहीं बना पाओगे। वो गुस्से में मैरी को थप्पड़ मार देता है। तब उसका भाई बारो आके उसे डांटने लगता है और मैरी को देख के बोलता है, इसके पास तो काफी अच्छी पावर है, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर वो नाई को कमजोर मैजिक वाले बच्चों की वजह से डांटने लगता है और मार्को को बाहर फेंक देता है। अब वक्त आ गया है इन सब बच्चों में से मैजिक निकलने का। इतने में गोश और आस्था माउंटेन के पास पहुंचने ही वाले होता है। नोले सबको शांत रहने के लिए कहती है। फिर वो मैजिक हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करती है और उन्हें वहाँ के हालत के बारे में बताती है। हेडक्वार्टर्स का एक मेंबर रिस्पॉन्स देता है पर कुछ बड़ी बड़ी बातें करने लगता है जो नोले को इरिटेट कर देती है। वो गुस्से में बोलती है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रही है। आस्था को मार्को दिखाई देता है और वो गोश को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन गोश माना कर देता है। आस्था बात से सीधा नीचे कूद जाता है और गोश कहता है, मुझे किसी और की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ मैरी को बचाना है, जैसे कैप्टन यामी ने कहा था, जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और उसका ख्याल रखो और मैं वही करूंगा। तब सिस्टर लिली मार्को को देख के कहती है, लगता है इसके ऊपर से किसी ने स्पेल कास्ट किया है। आस्था अपने एंटी मैजिक शॉट से उस मैजिक को हटा देता है और मार्को होश में आ जाता है। सिस्टर तेरे से सोचती है, आखिर इसने कैसे सिर्फ टल्बर की टच से ही मैजिक को खत्म कर दिया। फिर वो मार्को को हिल करने लगती है। आस्था मार्को को बाहर रुकने के लिए कहता है पर वो बहुत डर गया होता है। आस्था उन्हें अपने ब्लैक बुल्स की रोप देकर हौसला देता है जिसे मार्को के अंदर तरह कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब सिस्टर और आस्था अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोश का अंदर जाते वक्त बहुत सारे मैजिक के एहसास होता है। तब हम देखते कि बारो बच्चे से एक एक करके मैजिक छीन रहा होता है और मैरी को आगे लाने के लिए कह रहा होता है। गोश वहां पहुंचता है और मैरी की चोटों को देख के गुस्से में उस पर हमला कर देती है। बारो नए को गोश पर अटैक करने के लिए कहता है पर गोश उसके अटैक को आसान से डॉज कर लेता है। नए फिर एक और मैजिक से गोश पर हमला करता है लेकिन गोश अपने मैजिक से उसके अटैक को काट देता है। बारो सोचता है, हमें तो बताया गया था कि ये काम बहुत ही आसान होगा पर हम ऐसे मैजिक नाइट से नहीं लड़ सकते, शायद कुछ और करना पड़ेगा। तब वो मैरी को पकड़ लेता है और गोश को धमकी देता है कि अगर वो हिला तो मैरी को मार देगा। पर तभी आस्था वहां आ जाता है और अपनी तलवार फेंक के मैरी को बचा लेता है। मैरी भागती है आस्था को गले लगा लेती है जिसे देख गोश और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आस्था पर हमला करने लगता है। मैरी अपने भाई को आस्था पर अटैक करने से रोकने की कोशिश करती है। सिस्टर तेरे से कहती है, इन बच्चे से उनका मैजिक छीन लिया गया है और अगर कुछ नहीं किया गया तो ये कभी अपने मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर आस्था को गुस्सा आ जाता है। बड़ा सोचता है, पहले ये एक बंदा ही काफी था, अब तो उसका फ्रेंड्स भी आ गया है, अब हम क्या करें। फिर वो देखता है कि आस्था के अंदर कोई मैजिक ही नहीं है और उसमें हंसने लगता है। वो नए को गोश को संभालने के लिए कहता है और खुद आस्था से लड़ने चला जाता है। बहुत बड़ी भूल कर दी भैया। लेकिन आस्था तलवार मार के उसे दूर फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो तुमने किया है उसका भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही इस पार्ट को खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए दुआ करना क्योंकि मैं बहुत ही लेट करता हूँ। सॉरी गाइस।